नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम जीएसटी के एक कह सकते हैं बहुत ही ज़रूरी और टेक्निकल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का रिवर्सल। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर कंप्लायंस में ज़रा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और इसे आसान बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी ये पूरी जीएसटी व्यवस्था की नींव है, इसका आधार है। इसे लाया ही इसलिए गया था ताकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो जाए। मतलब बहुत सीधे शब्दों में कहें तो बिजनेस अपनी खरीद पर जो जीएसटी देते हैं उसे अपनी बिक्री पर लगने वाले जीएसटी से घटा सकते हैं। सिंपल। पर सवाल ये है कि क्या ये क्रेडिट, ये फायदा हमेशा हर हाल में मिल जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां आपको पहले लिया हुआ क्रेडिट सरकार को वापस करना पड़ता है। और यहीं से दोस्तों आईटीसी रिवर्सल का पूरा कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले आईटीसी और रिवर्सल का बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे। फिर देखेंगे कि रिवर्सल की ज़रूरत पड़ती क्यों है, मतलब इसके मेन ट्रिगर्स क्या हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा, नियम 42 और 43 के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे होती है। फिर रिपोर्टिंग और कंप्लायंस, आम गलतियां क्या होती हैं और उनसे कैसे बचें। और आखिर में सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आईटीसी का सिद्धांत और रिवर्सल। यहाँ हम ये समझेंगे कि क्रेडिट लेने और उसे वापस करने का बेसिस क्या है। देखिए, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। जब हम आईटीसी क्लेम करते हैं तो हम अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन जब हम आईटीसी रिवर्स करते हैं तो हम पहले क्लेम किए हुए क्रेडिट को वापस अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ देते हैं। मतलब जो फायदा हमने लिया था उसे हम एक तरह से खत्म कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है। देखिए, इसका कानूनी मकसद एकदम साफ है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आईटीसी का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं खरीद पर मिले जो बिजनेस से जुड़ी हो और जिनका इस्तेमाल आगे टैक्सेबल सप्लाई देने में हो रहा हो। इससे सरकार के रेवेन्यू की भी सुरक्षा होती है और क्रेडिट का गलत इस्तेमाल भी रुकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन खास सिचुएशंस को देखते हैं जहां आईटीसी को रिवर्स करना कंपल्सरी हो जाता है, मतलब अनिवार्य है। तो आईटीसी रिवर्सल के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन है सप्लायर को 180 दिनों के अंदर पेमेंट न करना। ये रूल 37 के तहत आता है। दूसरा, अगर किसी इनपुट का इस्तेमाल करमुक्त यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए हो रहा है तो रूल 42 और 43 के हिसाब से रिवर्सल करना होगा। यही नियम पर्सनल इस्तेमाल पर भी लागू होते हैं। इनके अलावा सेक्शन 17(5) में कुछ ऐसे क्रेडिट्स हैं जो पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं, उन पर आईटीसी मिलता ही नहीं। और हाँ, अगर कोई रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाता है तो भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल और कह सकते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, कैलकुलेशन कैसे करें। यहाँ हमारा फोकस रहेगा नियम 42 और 43 पर, जो हमें इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के लिए रिवर्सल की गणना का पूरा तरीका बताते हैं। नियम 42 जो है वो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के लिए है। इसका प्रोसेस काफ़ी लॉजिकल है। देखिए, पहला स्टेप है अपने टोटल आईटीसी में से वो क्रेडिट हटा दीजिए जो सीधे सीधे इनएलिजिबल है, जैसे कि पर्सनल यूज वाला। स्टेप 2, अब जो क्रेडिट बचा जिसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों का हिस्सा है उसे पहचानिए। इसी को कॉमन क्रेडिट कहते हैं। स्टेप 3, अब अपने टर्नओवर के अनुपात में रिवर्सल की कैलकुलेशन कीजिए। और आखिरी स्टेप, इस प्रोसेस को हर महीने करना है और फिर साल के आखिर में एक फाइनल एनुअल एडजस्टमेंट भी करना होता है। ये कॉमन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो आईटीसी है जिसे आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए है या सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। सबसे अच्छा उदाहरण है ऑफिस का किराया या बिजली का बिल। अब आप ये तो नहीं बता सकते कि ऑफिस का कितना हिस्सा टैक्सेबल काम के लिए यूज हुआ और कितना एग्जेम्प्ट के लिए। इसीलिए इसके लिए एक प्रोपोर्शनेट यानी आनुपातिक रिवर्सल का फॉर्मूला बनाया गया है। चलिए एक छोटे से उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी महीने में आपका कॉमन क्रेडिट है 90,000 रुपए, ठीक है? और आपका टोटल टर्नओवर है 50 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख एग्जेम्प्ट सप्लाई से आया है। तो फॉर्मूला क्या होगा? एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर और इसे गुणा कर देंगे कॉमन क्रेडिट से। तो हमारे केस में 10 लाख अपॉन 50 लाख गुणा 90,000,
ये कितना हुआ? 18,000 रुपए। तो ये वो अमाउंट है जो आपको उस महीने रिवर्स करना होगा। अब रूल 42 और 43 के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। रूल 42 जो इनपुट्स पर लगता है, उसमें हम हर महीने के टर्नओवर के बेस पर कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन रूल 43 कैपिटल गुड्स के लिए है। इसमें आईटीसी को एसेट की यूजफुल लाइफ, जो कि 60 महीने यानी 5 साल मानी गई है, उस पर फैला दिया जाता है और फिर हर महीने के हिसाब से प्रोपोर्शनेट रिवर्सल किया जाता है। अच्छा, कैलकुलेशन तो कर ली, अब अगला स्टेप क्या है? सही तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करना और कंप्लायंस को पूरा करना। तो देखते हैं कि ये जानकारी हमें कहाँ और कैसे देनी होती है। देखिए, जो भी अमाउंट आपने रिवर्सल के लिए कैलकुलेट किया है, उसे आपको हर महीने अपनी GSTR 3B रिटर्न के टेबल 4B में दिखाना होता है और ये अमाउंट सीधा आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाकर जुड़ जाता है। इसके अलावा साल के अंत में जब आप GSTR 9 यानी एनुअल रिटर्न भरते हैं, तो उसके टेबल 7 में आपको पूरे साल की रिवर्सल्स की एक समरी भी देनी होती है। और अगर आईटीसी रिवर्सल में कोई भी गड़बड़ी हुई या मान लीजिए कि ये किया ही नहीं गया, तो इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जो अमाउंट रिवर्स करना था वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। उस पर सेक्शन 50 के तहत 18% सालाना की दर से ब्याज भी लगेगा। साथ ही 10% तक की पेनल्टी या 10,000 रुपये, जो भी ज़्यादा हो वो भी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये डिपार्टमेंट की नज़र में आ सकता है, जिससे ऑडिट और स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जरा उन आम गलतियों पर बात कर लेते हैं जो अक्सर इस प्रोसेस में हो जाती हैं, और साथ ही उनसे बचने के तरीके भी जानेंगे। सबसे आम गलती जो देखने में आती है वो है कैलकुलेशन करते वक्त एग्जेम्प्ट टर्नओवर को ध्यान में न रखना। दूसरी बड़ी गलती, रूल 42 और 43 में कंफ्यूज हो जाना, मतलब इनपुट के नियम कैपिटल गुड्स पर लगा देना। कई लोग साल के आखिर में जो फाइनल एडजस्टमेंट करना होता है उसे करना ही भूल जाते हैं। एक और बड़ी चूक है कि आप अपनी कैलकुलेशन का कोई डिटेल रिकॉर्ड या ऑडिट ट्रेल मेंटेन नहीं करते, और आखिर में सही टाइम पर रिवर्सल न करना, जिसकी वजह से ब्याज की लायबिलिटी बनती चली जाती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। सटीक रिवर्सल सिर्फ अनुपालन नहीं, ये वर्किंग कैपिटल की सुरक्षा है। सोच कर देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप सही रिवर्सल करते हैं, तो आप सिर्फ कानून का पालन नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी कंपनी को बेवजह के ब्याज और पेनल्टीज से भी बचा रहे हैं, और ये पैसा सीधा आपके वर्किंग कैपिटल को बचाता है। चलिए, तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो याद रखने वाली 4 सबसे जरूरी बातें। पहली, आईटीसी रिवर्सल एक कानूनी जिम्मेदारी है, ये ऑप्शनल नहीं है। दूसरी, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है ताकि आप ब्याज और पेनल्टी से बच सकें। तीसरी, अपने हर रिवर्सल का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड और साफ सुथरा ऑडिट ट्रेल जरूर मेंटेन करें। और चौथी, कंप्लायंस के लिए GSTR 3B और GSTR 9 में समय पर रिपोर्टिंग करना सबसे जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर जरूर सोचिएगा। क्या अगले GST ऑडिट के लिए आपके रिवर्सल रिकॉर्ड्स पूरी तरह से तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ कंप्लायंस का नहीं है, ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का भी है।